क्या। और जीते बैठे गौरीशंकर बिसेन को हमने बहुत डांटा, मैंने तुमको शर्म नहीं आती। मैं बोल तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, बहुत नालायक हो। मैं बोल तुम साथ में आना था ना तुम्हारी पत्नी के। हाँ, हम तो डर गए थे, घबरा गए थे हम, कौन आ गई करके। हाँ, बहुत गुस्से में हमने डांटा उसको। तो उनकी पत्नी ने बात की कि भैया हमको चुनाव में आपकी मदद चाहिए, इसलिए पहला चुनाव लेकिन मैंने सिवनी से लड़ा। फिर सोचो बात को आप। अच्छा। सिवनी में जेल में बंद रहते हुए मैंने 12/8 से विधानसभा से फॉर्म भरा था। जेल से निकल के आए फिर मैंने मंडी का चुनाव लड़ लिया, MP का इलेक्शन लड़ लिया निर्दलीय 89 में। हमारे खिलाफ में बड़े बड़े नेता आए थे उस समय, राजीव गांधी जी भी आए थे कांग्रेस के लिए। अच्छा। और जनता दल के लिए आए थे, राज बब्बर हीरो, 3 दिन रुका था बालाघाट में। तो हमारे लोगों ने हमने नारा बना के दे दिया था कि राज बब्बर यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से शेर बब्बर है। परसवाड़ा में जो कुछ आदिवासी बच्चे थे उनके इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। हम गए वहाँ पे वल्लभ भवन में जी। एक अधिकारी थे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के, जी। उनको बोला कि भाई हमने जब ट्रांसफर करा दिया डॉक्टर को तो उसको क्यों हटा दिया आपने वहाँ से। हटाया तो फिर उसको हटा भी दिया तो दूसरा डॉक्टर देना था। अपने एक इकलौता बच्चा था उसका, वो मर गया। तो उससे फिर झड़प हो गई हमारी। जी। झड़प हो गई तो गुस्सा इतना आ गया, चप्पल निकाली, हम 2-4 चप्पल लगा दी उस पर हमने। अच्छा। वल्लभ भवन में कमरा बंद करके हमने कमरा बंद किया और दिए 2-4 चप्पल फिर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख। हाँ बिल्कुल, प्रमुख सचिव को। कांग्रेस के विधायक बोलते थे भाई साहब 15 दिन में एक बार वल्लभ भवन के चक्कर लगा दो, हमारे काम हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपको कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था और कहा जाता है कि आपको 2 सीटों का भी ऑफर था। दिग्विजय सिंह ने हमको ऑफर किया था, हम 2 सीट देते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। 2 बोला तो एक भी दिन को अनुभव मुजावर को टिकट नहीं थी। जी। फिर भी वो तो अनुभव मुजावर सब चुनाव जीत गए थे 13 में। 13 की बात है ना ये। तो गौरीशंकर बिसेन को हरा दी थी 313 वोटों से। अच्छा। हाँ, नेट पे आ गया था उन दिनों। आप सर लोधी समाज से आते हैं, क्या आपने कभी जाति वोट की राजनीति की है या हमेशा इससे दूरी बनाई? गर्व है कि मैं लोधी हूँ, फक्र है मुझे, लड़ना सबके लिए मुझे। मैं कभी देखता नहीं है कौन जात का ये नहीं देखता हूँ कभी मैं। अरे भाई वो लकेश वासनिक जो ST का था उसके थाना चला दिया हमने, जेल भी चले गए। क्या यह सच है कि गौरीशंकर बिसेन जी हैं, उनके शुरुआती राजनीतिक सफर में आपने ही मदद की थी? अगर हाँ तो आज फिर ये रिश्ते इतने अलग क्यों हैं? देखो उसको हमने 85 मदद की थी, सन 85 में जी। 2 बार उसके पहले वो चुनाव हार चुके हैं बहुत बुरी तरह। बड़ी रेल लाइन के लिए आपने क्या संघर्ष किया और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से आपकी क्या बातें हुई थी? लेकिन हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से बोला, झूठ बोला थोड़ा, कि हम रेल के मुद्दे पर ही चुन के आए निर्दलीय। अच्छा। हमको रेल चाहिए इस बजट में, गोंदिया से बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज। अगर नहीं देंगे आप तो हमने कहा ये जो पुलिया है रेल लाइन पे सब में डायनामिट लगा के मैं उड़ा दूंगा। अच्छा। ऐसे सामने बैठ के ऐसे बिल्कुल धमकी दे दी। हाल ही में अभी आपने एक 100 करोड़ रुपए के चावल घोटाले को उजागर किया। मैंने कलेक्टर को फोन लगाया तुरंत। हाँ। और मैं कलेक्टर को इस बात के लिए जरूर बोलूंगा कि बहुत बढ़िया काम किया, तारीफ के काबिल। धान का भी घोटाला है, चावल का भी घोटाला है। तो ये अब 100 करोड़ का नहीं रहा ये, अब ये मतलब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला हो गया अभी। आपने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कथित जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए हैं, आखिर क्या मामला है? देखो मुख्यमंत्री जो है अभी समझो 2.5 साल हुए, 2.5 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार का एक सीमा जो होती है उसको पार कर दिया। तो वो वही हालत अभी बालाघाट में ये हुआ कि ये सम्राट सिंह सरस्वार अभी है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसने लोकसभा का टिकट कांग्रेस से लेकर लड़ा चुनाव। एक जमीन इन्हें दान नहीं दी है, राणा मान सिंह को हम जानते हैं, कोई दान वान नहीं दी। रेत ठेकेदार के खिलाफ आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिसको देखकर आपको लगा कि बालाघाट जिले में बड़ा खेल चल रहा है, और इस खेल में कौन कौन शामिल हैं? देखिए इस खेल में जो है एक तो राजेश पाठक नाम का सबसे बड़ा रेत माफिया बालाघाट में, और इनको सपोर्ट है, ये बीजेपी के खास कार्यकर्ता है और बीजेपी के नेताओं का सपोर्ट पूरा यहाँ पे है, MP का है, MLA का, सबका सपोर्ट है इनको यहाँ। 3 बार विधायक रहे, 1 बार निर्दलीय सांसद, यह सफर कैसे तय किया आपने? चुनाव का हमारा कोई ध्येय नहीं था, कहीं राजनीति में आने कोई ध्येय नहीं था हमारा, कभी भी नहीं। कोई व्यापार वापार कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, ऐसा था हमारा। अच्छा। मगर नौकरी नहीं करेंगे। तो मैं उनके लिए सब करता था सिवनी में। तो पहला चुनाव लेकिन मैंने सिवनी से लड़ा। फिर सोचो बात को आप।
अच्छा। सिवनी में जेल में बंद रहते हुए मैंने 12/8 से विधानसभा से फॉर्म भरा था 77 में। अच्छा 75 में अंदर हो गए हम, जी 77 में हुआ चुनाव, तो सिवनी से फॉर्म भरा था मैंने, निर्दलीय जी। भर दिया फॉर्म। तो हमको 2700 या 2800 वोट मिल गए थे फिर भी। अच्छा अच्छा चुनाव की शुरुआत हमारी वहाँ से सिवनी से हुई, सिवनी जेल से। जी। इसलिए हमने कहा ये बताना जरूरी है आपको। और उसके बाद जब बाहर आए तो फिर हमने एक बार चुनाव लड़ लिया था, तो फिर ध्यान हमारा उधर चला गया। बाहर आए तो 2-4-6 महीने तो हम ठीक ठाक रहे, फिर कहीं हमारा कोई अधिकारी से कोई बात हो गई, डांट डपट कर दिया क्या, तो फिर हमको फिर घर वालों ने बोला कि तुम तो यही कर रहे हो वही कर रहे हो। हमारे पिताजी ने बोला हमको, अरे हमने कहा हमारी कोई गलती नहीं थी। बोले तुम्हारी कभी गलती नहीं रहती है। अच्छा। मैं कब नहीं थी तो नहीं थी, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, ज़्यादा बात नहीं करते थे उनसे। हम अपने पिताजी से नाखून को देख के बात करते, अपने नाखून देखते थे उनसे बात करते थे, हम ऊपर नहीं देखते थे, जबकि हमारे पिताजी बहुत सीधे थे। अच्छा। बहुत सीधे। फिर हमने सेकंड डिप्लोमा ले ली कॉलेज का, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी। तो ये बता रहे डबल इंजीनियर करके इसलिए बोल रहे थे। हाँ। फिर पॉलिटिक्स शुरू कर दी वहाँ से, फिर लड़कों को बनाया वहाँ से, फिर राजनीति करते थे वहाँ पे फिर हम। अच्छा अच्छा। हाँ, सिवनी के एक लड़का था श्रवण अग्रवाल करके, अभी भी सिवनी उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अभी है वो, कई बात करना मिलना हमारा कैसे गया था, हमारा दोस्ती जैसे था सेकंड टर्म में। श्रवण अग्रवाल करके है ना, वो उसका लड़का भी कोई इंजीनियर बन गया, तो वो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। तो ये ऐसा हमारा सफ़र चलता रहा। फिर कॉलेज में आ गए, फिर उसके बाद हम फिर यहाँ खड़े हो गए, जेल से निकल के आए, फिर मैंने मंडी का चुनाव लड़ लिया। अच्छा। हाँ, कृषि मंडी बालाघाट का, पता आपको? कृषि मंडी बालाघाट का चुनाव लड़ लिया निर्दलीय। अच्छा। और निर्दलीय में रहा तो एक हमारा फूशन वाले को सिर्फ उसका अकेले का वोट मिला, खुद का, जिसने फॉर्म भरा था उसके साथ में समर्थन के, उसका भी उसने भी वोट नहीं दिया, हमको वोट दे दिया पूरा। फिर अकेले जीत गया। कांग्रेस का लोगों का बहुत मेजॉरिटी था, तो बैठक करा है हमको लेके। जी। हम चले गए निर्दलीय थे तो उनकी बैठक में, तो सबकी वो तय कर रहे थे। हमने कहा देखिए कि मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, आप लोगों की पसंद का काम करूंगा, अगर मुझे आप चांस देते हो तो। मैंने कहा आप तो जानते हो सब कुछ मेरे बारे में। मैंने उल्टी बात की, उनको मेरे बारे में जानने का मतलब मैंने बताया कि मैं तो बहुत डेंजर आदमी हूँ और जेल जा चुका हूँ, थाना जला चुका हूँ, ये मतलब था आशय मेरा। तो मैंने जान दे मैं काम बहुत अच्छा करूँगा, आपको व्यापारियों से शोषण नहीं होने दूंगा, किसानों का। तो वो समझ गया, वो जैसा भी समझा। मेरे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, फिर समर्थन दे दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस समर्थन दिया था, हम अध्यक्ष बन गए। 2 साल मंडी अध्यक्ष रहे, बढ़िया काम करके दिया लोग 2 साल में, शानदार काम। आखिरी में हमने इस्तीफा दे दिया, फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हमको परेशान करने लगे, हमने हटाओ उसको, और ये बोल के हमने इस्तीफा दिया था। हमने कुर्सी की हमको लालच नहीं कुछ, हम अगर ठीक ठाक काम करेंगे इससे बड़ी कुर्सी आ जाएगी हमारे पास। इस्तीफा दे के निकल के आ गए हम 2 साल बाद ही। फिर चुनाव लड़ लिया, फिर 80 में हमने तेजलाल जी टेमरे, उस समय के वो बड़े नेता थे, बालाघाट जिले के, मध्य प्रदेश के, बहुत माननीय थे, बहुत सम्मानित थे। वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं। अच्छा। फिर बाद में उनको 85 में हमने हरा दिया 17,000 वोटों से। अच्छा। 17,000 वोटों से 85 में हराया हमको, 80 में हार गए। जी। फिर 2,500 वोटों से हार गए थे हम, हार गया। तो ऐसे फिर हम राजनीति में आ गए। फिर उसी के बाद हमने फिर MP का इलेक्शन लड़ लिया निर्दलीय 89 में। अच्छा। हमारे खिलाफ में बड़े बड़े नेता आए थे उस समय, राजीव गांधी जी भी आए थे कांग्रेस के लिए। अच्छा। और जनता दल के लिए आए थे, राज बब्बर हीरो, 3 दिन रुका था बालाघाट में। अच्छा। तो हमारे लोगों ने हमने नारा बना के दे दिया था कि राज बब्बर यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से शेर बब्बर है। अच्छा। हाँ, तो खूब चला था। तो हार गए, तो जीत गए थे फिर। तो ऐसा हमारा फिर वो चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद हम राजीव गांधी की हत्या के कारण हम चुनाव हार गए, 25,000 वोट से सिर्फ कांग्रेस जीत गई। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती ना तो हम फिर बहुत बड़ा काम कर देते, हम जीत के जाते हैं। जी। VP सिंह सरकार तो सिर्फ 11 महीने में गिर गई थी। फिर चंद्रशेखर बन गए थे प्रधानमंत्री, जी। वो 16 महीने में वो भी गिर गई, उन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया, वो गिर गई। तो 5 साल में काम करने का मौका ही नहीं मिला ना। मौका मिल जाता तो बहुत कुछ कर डालते हम, सब कुछ कर देते, मौका मिल जाता। फिर हम कंटिन्यू चलते रहे, लड़ते रहे। और बड़े नेता को हराए थे लोकसभा में, इनको शर्मा जी हार गए थे, फिर KD देशमुख हार गया था, सब हार गए थे।
मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक भी कोई निर्दलीय सांसद चुन के नहीं गया है, ये पता है ना। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई निर्दलीय सांसद नहीं बना, आज तक भी, अभी तक। अलग हो गया तब भी, जब छत्तीसगढ़ था तब भी। ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए। युवा जो है अगर ठीक से काम करे तो वो इतिहास बना देता है ना, इतिहास रच देता है। 27 जून 1982 को 3 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उस समय आपकी हत्या की भी साजिश रची गई, उस बारे में बताएं। सही बात है, बिल्कुल जी। वो भरवेली के मजदूरों का बहुत शोषण होता था, माइंस के मजदूर, मैग्नीज और इंडिया जी। और वो बहुत कम उनको मजदूरी मिलती थी उसमें, जी, बहुत ही कम। बहुत शोषण हो रहा था। तो मेरे पास आए वो लोग कि हमारा बहुत शोषण हो रहा है। मैंने कहा यूनियन बनाओ, फिर उनकी यूनियन बना दी हमने, यूनियन बन गई, बहुत मजबूत यूनियन बन गई। जी। और यूनियन को तोड़ने के लिए ये मजबूत यूनियन बन रही है करके मैनेजमेंट और यहाँ का प्रशासन और उस समय के जो नेता थे, जी। कांग्रेस पार्टी सरकार थी उन दिनों, अच्छा। उन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि ये आंदोलन को चलो, तो ये सब खत्म हो जाएगा हमारा लूटपाट करना। जी। तो उन्हें कुचलने के लिए जानबूझकर मजदूरों पे गोली चला दी। शांतिपूर्ण आंदोलन था, किसी का कुछ भी नहीं था मामला। अच्छा। एक चार्जशीट दे दी थी एक मजदूर को, हाँ। उसको वापस लेने की बात कर रहे थे वो। बड़ी मुद्दा नहीं था कि हमारी पेमेंट बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, ऐसे नहीं था। चार्जशीट दे दी, फर्जी चार्जशीट थी, उनको कहा वापस लो आप। हम थे नहीं मौके पे, हम मौके पे नहीं थे, अपने घर में थे। पता चला हमको, उनको गोली मार दी, मर गया। हम दौड़ के भागे यहाँ से भरवेली, भरवेली यहाँ से पास में है, 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर। हम दौड़े यहाँ से, वो हमको पुलिस ढूंढ रही थी तब। अच्छा। उनको मारने वाली पुलिस हमको ढूंढ रही थी। तो उनको पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, किधर है। हमको छुपे हुए नहीं थे, वो सब ढूंढने में हमको टाइम लग गया। तो उनका प्लान ये था कि हम पकड़ कर ले जा करके वही स्पॉट पर जाएंगे जहाँ मजदूरों को मारे, वहाँ ले जा करके हमको गोली मार के हत्या करेंगे हमारी, बताएंगे इनके साथ में मारा गया आंदोलन में। ये प्लान था उनका। तो मजदूरों ने हमारी जान बचाई थी ना। हम जा रहे थे, हम पहुंच गए थे वहाँ तक के, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं कि महिलाएं मजदूर जो थी वो सड़कों पे सो गई, हमको जाने नहीं दिया आगे। अब महिलाओं के ऊपर हम जा नहीं सकते थे जी। फिर वहाँ से हम लौट के बालाघाट आ गए। अच्छा। तो इसलिए हम बच गए, महिलाओं ने बचा दी हमको। अगर वो जाने देती तो हमको मार ही जाते, फिर भी हम तो जा ही रहते वहाँ पे स्पॉट पर। जी। उन्हें जाने नहीं दिया, बोले नहीं मार देंगे तुमको, मार देंगे, मत जाओ भैया, मत जाओ तुम, ऐसे बोलती थी। तो लौट के आए, फिर दूसरी दिन हमारी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा। तो इसमें हम करीब 6 महीने से ज़्यादा हम जबलपुर सेंट्रल जेल में रहे। ये भी केस हमारा सिवनी में चला, बालाघाट में चला केस, सिवनी। एक बात और कही जाती है, क्या यह सच है कि परसवाड़ा में जो कुछ आदिवासी बच्चे थे उनके इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है? जब आपको यह जानकारी लगती है तो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनके साथ आपकी हाथापाई हो जाती है। उस दिन का सच क्या है, आखिर क्या हुआ था? देखिए, एक बच्चा था आदिवासी, उसका इकलौता पुत्र था, है ना, एक मजदूर था वो। हाँ। हमने एक डॉक्टर का ट्रांसफ़र करा दिया था परसवाड़ा के लिए, अच्छे डॉक्टर का। हाँ। उनने यहाँ के कांग्रेस की सरकार थी, उससे मिल करके अपना ट्रांसफ़र वहाँ से वापस बालाघाट करा लिया। अच्छा। वो हॉस्पिटल खाली हो गया। जी। तो बच्चों को लेके गया, डॉक्टर था नहीं, तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया बालाघाट के लिए। जी। गाड़ी ढूंढते तक के, लाते तक के बच्चे की डेथ, मृत्यु हो गई। जी। हॉस्पिटल पहुँचते तक गेट पे आया, मर गया बच्चा। अच्छा। तो हमको बताया तो बहुत आसानी था हमारे लिए। हम गए वहाँ पे वल्लभ भवन में, जी। एक अधिकारी थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के। जी। उनको बोला कि भाई हमने जब ट्रांसफ़र करा दिया जब डॉक्टर को, तो उसको क्यों हटा दिया आपने वहाँ से? हटाया तो फिर उसको हटा भी दिया तो दूसरा डॉक्टर देना था वहाँ आपको। बिल्कुल। तो कहा कि, हमने कहा ये कैसे कर दिया आपने, एक इकलौता बच्चा था उसका, वो मर गया। जी। बोले हम क्या करें, हम क्या करें? मैंने कहा आपका पूरा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है, प्रमुख सचिव आप हैं, हम क्या करें बोल रहे हैं आप, हमसे पूछो हम क्या करें। तो हमने कहा यहाँ क्यों बैठे कुर्सी पर, फिर हमसे पूछो। तो इससे बात गर्म हो गई। जी। गर्म जब बात होगी तो हमने कहा कि भाई अगर आपका बच्चा मरता तब भी यही बोलते क्या आप कि हम क्या करें? मैंने कहा अपने ऊपर से सोचो जरा आप। और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गए। अच्छा। नाराज़ हो गए, बहुत सारी बातें कर दी। क्या
तो उससे फिर झड़प हो गई हमारी। जी। झड़प हो गई तो गुस्सा इतना आ गया, चप्पल निकाली, हम 2-4 चप्पल लगा दी उस पर हमने। अच्छा। वल्लभ भवन में कमरा बंद करके हमने कमरा बंद किया हाँ। और दिए 2-4 चप्पल फिर। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हाँ सचिव बिल्कुल, को? प्रमुख सचिव को। अच्छा। हाँ वही चैम्बर में मार दिया मैं, बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। वो कहता है ऐसे तो बहुत मरते हैं। अगर इसका जवाब भी दे सकते थे कि नहीं बहुत बुरा हो गया है, जी। आइंदा नहीं होगा, तो बोले ऐसे बहुत मरते हैं। तुमने कहा आपको बच्चा मरता तब भी यही बोलते क्या आप? वहाँ दे दिए तो वो केस बना, हम हमारी गिरफ्तारी हुई, भोपाल जेल ले गए हमको। अच्छा। फिर मुकदमा चला, मुकदमे फिर वो मुकदमा हम जीत गए। अच्छा। उसके बाद वल्लभ भवन में इतना दबदबा हो गया था, जी। मेरा नहीं कि विधायकों का, कि वो काम फटाफट करते थे। तो मुझे कांग्रेस के विधायक बोलते थे भाई साहब 15 दिन में एक बार वल्लभ भवन के चक्कर लगा दो, हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। बोलते हैं कंकर मुजारे घूम रहे हैं यहाँ पे, बस एक चक्कर लगाने से। ये मेरे को बोला कांग्रेस के विधायक, भाई साहब एक बार लगा दो। बीजेपी के तो लोग बोलते थे, कांग्रेस वाला खुद बोल रहा है ना, सरकार कांग्रेस की है। और भाई साहब एक चक्कर लगा दिए और 15 दिन में तो हमारा काम सब बन जाते हैं। हमने कहा कर दिया करेंगे यार, बुला लिया करो, हम आ जाएंगे। तो नौकरशाही बहुत हावी है जी। नौकरशाही पे लगाम लग नहीं रही है, सरकार बदल रही है, नौकरशाही नहीं बदल रही है। जी। पहले कांग्रेस सरकार थी तब भी ये कलेक्टर एसपी लोग मनमानी करते थे। जी। अब बीजेपी सरकार है, अब कलेक्टर एसपी लोग अभी मनमानी कर रहे हैं। जी। उनकी सत्ता पार्टी के एमएलए के नहीं सुन रहे हैं, सांसद के नहीं सुन रहे हैं, उनको देखते तक के नहीं कई बार तो जी। 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 फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन कलेक्टर एसपी एमएलए एमपी का फोन नहीं उठा रहे हैं। जी। जी। कहने को नौकर है, ये जनता के प्रतिनिधि है, मतलब जनता के प्रतिनिधि मतलब ये मालिक हैं, विधायक एमपी जनता के प्रतिनिधि है। जी। मालिक कौन है लोकतंत्र में? जनता। ब्यूरोक्रेसी जो कलेक्टर एसपी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी सब नौकर है जी। जनता के। तो आज भी वही कर रहे हैं वो। बीजेपी उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कांग्रेस ऐसे करती, कांग्रेस ऐसे करती है, वो ठीक कर रही थी बात। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? आज आप 25 साल से शासन है ना बीजेपी का मध्य प्रदेश में, जी। क्या कर रहे हैं वो लोग? नौकरशाही पूरी बेलगाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपको कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था और कहा जाता है कि आपको 2 सीटों का भी ऑफर था। दिग्विजय सिंह ने हमको ऑफर किया था। जी। क्या? लेकिन उन्होंने 2 सीट का ऑफर नहीं दिया था। वो उन्होंने ऑफर जरूर किया था, लेकिन 2 सीट का ऑफर जो है उन्होंने बाद में दिया। हमने उनको कहा था कि हमको सीट नहीं चाहिए, हम कांग्रेस में आना नहीं चाहते हैं। अच्छा। है ना, आप हमको समर्थन दो। तो उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, तो आप आ जाओ कांग्रेस पार्टी में। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी हमको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्या के लिए बुला रहे हैं आप हमको? जी। हमने कहा अनबा मुंजारे को उनके क्षेत्र में एक समर्थन दे दो उनको, बस खत्म। तो नहीं, उन्होंने फिर कहा कि हम 2 सीट देते हैं आपको, ऑफर देते हैं, बात सही है, हम 2 सीट देते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो हमने सोचा ये भाई मुख्यमंत्री रहे हुए 10 साल तक के, ये बात उनकी वजनदार बात है। जी। तो हमको लगता था कि चलो ठीक है, अभी ये बीजेपी का तो राज बहुत कुशासन है, पूरा कुशासन तो है नहीं, कुशासन है। तो हमने कहा हाँ कह दिया उनको। अच्छा। हाँ कह दिया। तो हाँ कहने के बाद उन्होंने धोखा दिया। फिर धोखेबाज है कांग्रेस पार्टी। हमको टिकट नहीं दिया, हमको कोई उसकी परवाह नहीं थी, हम तो चाहते ही थे कांग्रेस में जाना। अब उन्होंने बोला था, तुमने हाँ बोल दिया था, जी। तो कम से कम अनबा मुंजारे को टिकट दे देते। उस वक्त एक ही टिकट है। हमें 2 टिकट कभी मांगे नहीं कांग्रेस। उन्होंने खुद ने बोला हम 2 टिकट देंगे, आप आ जाओ, लाओ दिग्विजय सिंह को बिठा दो, कभी आप सामने में बैठ जाओ, प्रेस के सामने, कहीं भी भोपाल में जहाँ भी बोलो वहाँ बैठ जाओ, बोल दो। कभी नहीं, हमारी कांग्रेस में कभी रुचि नहीं थी, ठीक है ना, कभी भी। हम तो उनके खिलाफ ही राजनीति करते आ रहे हैं। अब उन्होंने बोला तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छे काम कर लो। फिर डॉक्टर लोहिया का है ना, मतलब कि वो राक्षस को मारने के लिए छोटे मोटे जितने ताकत वाले लोग हैं उनसे समझौता कर लो, तब राक्षस मरेगा। तो हमने कहा राक्षस अभी बड़ा ये बीजेपी है, तो कांग्रेस के साथ मिल जाओ, इसको खत्म करो राक्षस को। इसलिए हमने हाँ बोल दिया था। हमने ठीक है चलो, आप बोल रहे थे। 2 टिकट का ऑफर तो दिया था उन्होंने। तो दिग्विजय सिंह ने धोखा दे दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। दिग्विजय सिंह उस समय वो ज़्यादा लड़ नहीं पाए, उनकी चल नहीं पाई। हमने सोचा 10 साल मुख्यमंत्री रहते उनकी चलती होगी। हाँ। कमलनाथ ने काट दिया। अच्छा। कमलनाथ ने काट दिया असली में। उनको एक भी टिकट नहीं दी उन्होंने। 2 बोला तो एक भी नहीं दी। इनको अनबा मुंजारे को टिकट नहीं दी। जी। फिर भी वो अनबा मुंजारे उस वक्त चुनाव जीत गए थे 13 में। 13 की बात है ना ये।
तो ये गौरीशंकर बिसेन को हरा दी थी 313 वोटों से। अच्छा। हाँ, नेट पे आ गया था उन दिनों। हाँ। तो उस समय शिवराज सिंह की सरकार थी, बहुमत आ गया था इनका, मेंबर चुन के आ गए थे। कलेक्टर को उन्होंने बोला, तो क्या नाम था कलेक्टर का, नाम था बोरकर। उसको बोल दिया फोन पे कि जब इसको जिताओ, कैसे भी करो जिताओ गौरीशंकर को आप, अब तो हमारा बहुमत आ गया। इस देखो, नहीं तो फिर आप समझ लो डर गया वो। नया लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, डर गया वो। तो खुली हुई मशीनों को फिर से गिनती की गई। जिनकी एक बार गिनती कर ली, उनकी दो बूथों में ऐसे किया, मेढ़ा और एक बघौली। अच्छा। और बेमानी करके हरा है, 24 वोट से इसको जिता दिया गौरीशंकर को। ये तो ऐसा बैठ करके रो रहा था ना, छत पे बैठ के हार गया हूं करके, हार गया कर रो रहा था। इसके लोग भाग गए थे सब। अच्छा। वहाँ से सब भाग गए थे, रो रहा था ये। इसकी बेटी जो है वो मौसम बिसेन करके वो पंखा कर रही थी ऐसा, वो चाँप का नहीं आता पंखा, बांस का नहीं बनता पतला उसका, हाँ, बिजना 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 जी, बिजना बिजना कर रही थी ठंड के महीने में, दिसंबर में। अच्छा। जब हमने साल ओढ़ी थी तो उसको मतलब पसीना निकल रहा था। जी। आप सर लोधी समाज से आते हैं, क्या आपने कभी जाति वोट की राजनीति की है या हमेशा इससे दूरी बनाई? कभी नहीं, बिल्कुल हमने जाति पे कभी, हमारा राजनीति के अंदर जाति का कोई मतलब नहीं है। हमेशा हमने इसका विरोध किया है। जाति के राजनीति नहीं होगी, खुलेआम बोला हमने, आज भी बोल रहे हैं। जी। लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे निर्दलीय 89 में, हाँ सर। तो हमने लांजी की सभा, लांजी में जो है जाति लोधी बाहुल है वहाँ पे, जी। वहाँ माइक से बोला जाति के आधार पर मुझे वोट नहीं देना, मैं लोधी हूँ, जात का पक्का लोधी हूँ। ये भी मैंने बोला पक्का लोधी हूँ, लेकिन मेरे को जात का आधार पर वोट नहीं देना, मैं तुम्हारी जात का हूँ। मुझे अपने घर बुलाना, मुझे बढ़िया खाना खिलाना, मेरी जितनी मेहमानी करना कर देना। वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के वोट देना, सिद्धांत देख के, विचार देख के, संघर्ष देख के। ये मैंने समझाया वहाँ पे माइक से ओपन। मेरे एक दोस्त था, ब्राह्मण था, हाँ। वो मेरे को दबा रहा हाथ के, ऐसा मत बोलो ऐसा। मेरे नहीं, मैंने बोला यही तो मौका बोलने का है। जी। बाद में हम कमरे में बोलते रहेंगे मैं जातिवादी नहीं हूँ, ये नहीं, उससे क्या मतलब है? अभी यही मौका, चुनाव में बोलो, आपकी दम हिम्मत है तो। जी। अगर हम समाजवादी है, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं तो बताओ ना, आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए आपको? और यही बात हमने डोंगरमाली में बोले, जहाँ लोधी बाहुल्य था, वाराणसी क्षेत्र विधानसभा, वहाँ भी फिर यही बोला हमने लोकसभा चुनाव में, मेरे को जाति के आधार पर वोट नहीं होना, वोट देना ही नहीं मुझे। मेरे संघर्ष पे, मेरी लड़ाई पे, मेरे सिद्धांत पे दो, विचार पे दो आप। जी। हमेशा विरोध किया हमने जाति का, तो कभी नहीं। लड़ते सबके लिए हम ना, मेरे को गर्व है कि मैं लोधी हूँ, फक्र है मुझे, लड़ना सबके लिए मुझे। मैं कभी देखता नहीं है कौन जात का कौन जात का, ये नहीं देखता हूँ कभी मैं। अरे भाई, वो लकेश वासनिक जो एसटी का था, उसके थाना चला दिया हमने, जेल भी चले गए, 3 साल जेल काटी। बहुत उस समय तो जेल जो थी ना, वो अंग्रेजों की जमाने की जेल थी, बहुत सख्त जेल थी वो, बहुत सख्त। तो वो काट के आ गए हम। तो जाति के आधार पर कभी नहीं किया हम राजनीति, हमेशा इसका विरोध किया हमने। एक बात तो जाति के आधार पे क्या, एक बार एक गांव में जो है ना, समनापुर गांव है, वहाँ पे एक मुस्लिम परिवार के ऊपर में वहाँ के पूरे हिंदुओं ने हमला कर दिया। अच्छा। बीजेपी के थे वो। हमको मालूम पड़ा, हम सांसद बन चुके तब जी। 3 बजे रात को, 2 बजे रात को हम पहुँच गए गाड़ी लेके। एक हमारा साथी था, मुस्लिम साथी था हमारा, हाँ। जलील भाई करके बालाट में, उसको लेके चले गए। चलो यार, बोले 2 ही लोग हम, चलो कुछ नहीं होता, लड़ लेंगे, जो होगा हो जाएगा। घुस गए आगे लड़के, हमने उनको डांट डपट की। महिलाएं ने, हमारी हिंदू महिलाएं, उन्हें लोधी महिला उसमें ज़्यादा थी, हमारी गाड़ी के सामने रोड पर सो गई वो। अच्छा। अरे तुम इनके लिए आ रहे हो, मुसलमान के, हमारे लिए नहीं आते कभी। हमने कहा बुलाया तुमने कभी हमको, और तुम गाड़ी के सामने क्यों सो रही हो? आपको शर्म नहीं आती? आप लोग ऐसा ये सिखाया आप लोगों को? ये संस्कार है? रोड पर सोना चाहिए क्या आपको? बात करो जो बात करना, क्यों सो रही हो आप? हटो यहाँ से। हटा दिया हमने। मैंने कहा आप जब बुलाओगे जब आ जाऊँगा, आपके ऊपर समस्या होती है आप बुलाना, मैं तो आपके लिए भी आ जाऊँगा। फिर खोल दिया रास्ता उन्होंने, समझ गई बात को, हम जब बुलाओगे आ जाऊँगा आपके लिए। क्या कोई ऐसा फैसला रहा है जिसने सच का साथ देने के कारण आपको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा हो? हाँ, उठाना पड़ा ना कई बार। अच्छा। बिल्कुल, सच का हमने साथ दिया, जी। तो इसी का वजह से तभी हम अभी बाहर हैं, संसदीय राजनीति से बाहर है, इसी वजह से। जी। हमको इसकी परवाह नहीं, फिर भी जी। अभी नहीं भी है, लेकिन हमको ठीक है, हमको अभी उसमें भी हम अभी भी पब्लिक का काम करते हैं हम। जी। अभी ये लोकसभा के अंदर नहीं, विधानसभा के अंदर नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, दौड़ते तो ही उनके, लड़ते तो ही, जेल अभी भी जेल जा रहे हैं। जी। जेल जाना तो अभी हमारा जारी है। आप करीब 28 बार जेल गए हैं, आखिर क्या कारण रहा है कि आपको बार बार जेल जाना पड़ता है? क्योंकि व्यवस्था बहुत खराब है इस
इस व्यवस्था पूरी सड़ गई है, गल गई है, बहुत बदबूदार है व्यवस्था, और बर्बाद होगी पहले से ज़्यादा। कांग्रेस में थोड़ा ठीक ही था, अब बीजेपी शासन जब से और ख़त्म हो गई और बर्बाद हो गए। तो इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना है, तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी, जेल जाना ही पड़ेगा जी। जेल जाएंगे तभी व्यवस्था बदलेगी। है मेरे अकेले के जाने से नहीं होगा, लेकिन ऐसे और भी नौजवानों के सामने आना चाहिए जो लड़े लोगों के लिए, जनता के लड़े, अपने अधिकार के लड़े। जेल से मत डरो, जेल से मत घबराओ। जी। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि सोए हुए शेर जगो और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त बगावत खड़ी कर दो। बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ है ऐसी भगत सिंह तो हमारा आइडियल है। अच्छा। हमारा आदर्श है भगत सिंह जी। बिल्कुल। उनको पढ़ के, उनको देख के सिवनी जेल में हमने उनको पढ़ा ना पहली बार। अच्छा। हाँ, सब किताबें मंगवाते थे हम, जी, भगत सिंह की लिखी किताबें, तो उनको पढ़ते थे। तो हमको तो सज़ा दी कम उन्होंने। अगर हमको 20 साल की सज़ा देते ना कोर्ट, तो हम कोर्ट को बोलते, जज साहब को बोलते, जज साहब 20 साल की सज़ा हमको मत दो, हमको फांसी दो आप। अच्छा। ये मांगने वाले थे, मैं फांसी। और भगत सिंह को पढ़ के इतना मजबूत हो गया था हमारा इरादा जी। और हिम्मत इतनी आ गई थी, कोई फिक्र नहीं थी हमको जीवन के बारे में। अच्छा। कुछ भी फिक्र नहीं थी हमको। तुमने तय कर रखा था कि फांसी सज़ा मांगेंगे, 20 साल नहीं। वो तो 3 साल में, वही 3 साल की सज़ा दी, तो हमको सज़ा कैसे दी मालूम उन्होंने? जी। सज़ा भी दे दी। हम जितने साल जेल में थे, कहा कि उतनी सज़ा आपको, अलग से नहीं भेजा जेल में हमने। हाँ। सुनाया फैसला, उसी दिन हमको बाहर कर दिया। अच्छा। अलग से नहीं गए हम। जितने दिन अंडर ट्रायल रहे हम जेल में, उतनी सज़ा। अच्छा। जो जितने दिन रहा उतने सज़ा। मैं ज़्यादा दिन रहा था, 3 साल रहे? 3 साल करीब। जी। कुछ लोग 1 साल थे, उनको 1 साल की सज़ा हो गई। हमने तो भगत सिंह को पढ़ के बहुत मजबूती पाई है, बहुत ज़्यादा। जी। भगत सिंह को मैंने पढ़ा है, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी, वो भी बहुत जेल गए हैं, काफ़ी जेल गए, वो भी कभी 24 बार जेल चल चुके हैं। अच्छा। आज़ाद भारत में भी और गुलाम भारत में भी बहुत बड़े क्रांतिकारी वो। जी। समाजवादी के साथ साथ क्रांतिकारी भी, आज़ादी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी और बाद में भी लड़ी उन्होंने। जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, तो मैं सोचता हूँ कि इतना हिम्मत वाला, संघर्ष वाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई दूसरा नेता नहीं हुआ है। अब वो बहुत कम उम्र में वो हमारे बीच से चले, 57 साल की उम्र में, और उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ, तो उनने साजिश करके उनको मरवा दिया। अच्छा। अगर वो 20 साल और रह जाते ना, जी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल देते पूरा। 20 साल और चाहिए था। 57 साल मतलब क्या उम्र होती है? जी। 57 साल मतलब नौजवान। हाँ। ये माने 60 के बाद ही होता है ना। तो जी। हमने सोशल मीडिया में देखा है, जैसे ही आप जेल से बाहर निकलते हैं तो आपके जो चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो कहते हैं कि जेल का ताला टूट गया, कंकर मुजारे जी छूट गया। कैसा लगता है? अरे बहुत बढ़िया लगता ऊर्जा है, मिलती है फिर से लड़ने की? बिल्कुल, उससे ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। फिर ये लोग समर्थक जो चिल्लाते, जो नारे लगाते हैं, उससे एक ताकत मिलती है, एक बल मिलता है। जी। वही तो ताकत हमारी। हम तो उन्हीं की जैसे हाड़ मास के बने हुए ना, हमको था कोई लोहे के थोड़ी बने हुए हम। जी। क्या यह सच है कि गौरी शंकर बिसेन जी हैं, उनके शुरुआती राजनीतिक सफ़र में आपने ही मदद की थी? अगर हाँ, तो आज फिर ये रिश्ते इतने अलग क्यों हैं? देखो, उसको हमने 85 में मदद की थी, सन 85 में। जी। 2 बार उसके पहले वो चुनाव हार चुके हैं बहुत बुरी तरह। अच्छा। एक बार उनको मिला था 2,500 वोट 77 में, जी। और एक बार उनको मिला 80 में वोट मिला था उनको करीब 5,000। अच्छा। 85 में तो उनकी आखिरी चुनाव था समझो उनका। अगर हम मदद नहीं करते, हम साथ नहीं रहते, तो उनका चुनाव हारना निश्चित ही था। जी। क्या जीत ही नहीं सकते थे चुनाव। तो मैंने सोचा कि ये किसान राजनीति में काम आएगा, ये भी किसान, हम भी किसान हैं, देश हमारा। तो हमारे पास आ गए वो, सुबह सुबह बोलते हैं ना भूमसारे। हाँ। भूमसारे में आ गए अपनी पत्नी को लेके। हम सोए हुए थे चुनाव प्रचार से आके, जी। और हमारा चुनाव तो वो टेलर टेमरे जी के खिलाफ था। वो विधानसभा अध्यक्ष और 3 बार के मंत्री, बहुत बड़े नेता थे ना, स्टार वोट थे वो तो, जी। बहुत बड़ा। उनका बेटा हमारे साथ पढ़ता था। अच्छा। हाँ, तो कभी कभी उनके बेटे को हम जरा धमका के बोलते थे, यार तुम जरा मंत्री वाली गाड़ी में घुमाओ हमको, तुम्हारे पिताजी की। जी। तो उसमें घुमा भी देता था हमको वो। अच्छा। क्या, हम तो बहुत जूनियर थे ना, उनके बेटे के बराबर थे। जी। तो वो हमारे पास आ गए, तो हमको, वो नीचे कमरा हमारा घर में है, तो वो कमरे में नीचे बैठा रहा। उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा हमारे पास, ऊपर हम सोते हैं क्या जी। घर के ऊपर। उनकी वाइफ आ गई, रेखा बिसेन। उनको देखा हमने, हिला रही हमको, तो हम घबरा गए, साला भूकंप आ रहा, क्या आ रहा है। तो
चुनाव प्रचार से जब आते थे तो हम कुछ खाना पीना नहीं खाते थे बिल्कुल, और मुंह हाथ बिंद होते थे, वैसे ही सो जाना, गिर जाना, बिल्कुल थक जाते थे। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होना हमको। और कुर्ता पैजामा वही पहने रहते थे, वही नाइट ड्रेस, वही डे ड्रेस हमारी। फिर दूसरे दिन बदल लो, नया पहन लो, धुला हुआ, फिर चलो फिर वही हो जाएगा। वो वही हमको हिला रही थी रेखा बिसेन। हम देखा पलट के क्या हो रहा, फिर हम देखा पलट के महिला खुद खड़ी है। और घबरा गया हमने कि सारा वो टेमरा जी के जो कांग्रेसी लोग हैं उनने कोई पुलिस ला के लगा दी होगी हमारे घर के सामने दरवाजे पे। बोले साला बदमाश आदमी, गुंडा है क्या, देखो क्या कर रहा है ये सब चक्र हमारे दिमाग में घूमने लग गया एकदम। अच्छा, हम बहुत घबराहट में थे हम। तो उसने अच्छी बात ये करी कि उन्हें पहले शब्द हमसे बोले, भैया मैं गौरीशंकर बिसेन की पत्नी हूँ। तो मेरे को थोड़ी राहत मिल गई फिर। बहुत राहत, थोड़ी क्या, मेरी बहुत राहत मिल गई। एकदम घबराहट में था बहुत। तो तुम्हें बोला क्या बात है, तो बोलता वो आए हुए हमको चुनाव मदद चाहिए, वो नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक ठीक जाओ तुम जल्दी जाओ, हम आते हैं बात करते हैं। फिर हमने बस मुँह में ऐसे पानी लगाया, कुछ नहीं किया, और जीते बैठे। गौरीशंकर बिसेन को हमने बहुत डांटा, मैंने तुमको शर्म नहीं आती। मैं बोल तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, बहुत नालायक हो। मैं बोल तुम साथ में आना था ना तुम्हारी पत्नी के। हम तो डर गए थे, घबरा गए थे हम, कौन आ गई करके। हाँ, बहुत घबराया, बहुत गुस्से में हमने डांटा उसको। तो उनकी पत्नी ने बात की कि भैया हमको चुनाव में आपकी मदद चाहिए, इसलिए हम आए थे। तो हमने कहा हम कोई मदद नहीं कर सकते भैया, हम तो खुद ही बड़े नेता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम क्या मदद करेंगे आपकी जी, हम नहीं कर पाएंगे मदद। तो और घबरा गया लोग। तो हमारा पाँव ही पकड़ ली उसकी पत्नी ने पाँव ही पकड़ ली। अच्छा, बोले नहीं भैया आपको चलना पड़ेगा 5 मिनट के लिए सिर्फ, तो हम बर्बाद हो गए, ये चुनाव हार गए तो हम खत्म हो जाएंगे। साफ ही बोले ये चुनाव हारेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे हम जी। तो महिला थी तो मेरे को उस पर जरा एक थोड़ा आ गई दया। हाँ, तो फिर मैंने बोल दिया कि अगर वो नहीं बोलती ना तो मैं नहीं जाने वाला था। गौरीशंकर हार गया था चुनाव, वो महिला ने उसको जिता, उसकी पत्नी ने जिता दी, समझो आप। अच्छा, हाँ। फिर हमने कहा चलो ठीक है आते हैं। बहुत बार बोलती हूँ मैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, बहुत गड़गड़ाते रहे जी। ना ठीक है, फिर हम गए उसके लिए प्रचार में। बड़ी रेल लाइन के लिए आपने क्या संघर्ष किया, और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से आपकी क्या बातें हुई थी? देखो, बड़ी रेल लाइन के लिए हमने जब विधायक थे जी, तभी हमने 2 बार आंदोलन किया है ना। एक बार 85-84 में आंदोलन किया एक बार हमने जी, जब विधायक नहीं थे तभी 85 में विधायक। एक चलेगांव के पास एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था। अच्छा, जिसमें करीब 500 लोग मर गए थे। रेलगाड़ी गिर गई थी पुल के नीचे, है ना, 14 अगस्त को। तो ये हमारे हमको जानकारी इसकी थी, हमने देखा था जी। तो जब चुन के गए तो हालांकि हमने चुनाव में नहीं बोला था कि हम रेल बना देंगे या कुछ कर देंगे इसलिए हमको वोट दो, ऐसे नहीं बोला था। ऐसा बोल के हम वोट मांगते भी नहीं हैं जी, है ना। लेकिन हमने फर्नांडिस साहब से बोला, झूठ बोला थोड़ा, कि हम रेल के मुद्दे पर ही चुन के आए निर्दलीय। अच्छा, उनसे हमने असत्य बोला हमने थोड़ा जी। तो हमको रेल चाहिए इस बजट में, गोंदिया से बालाघाट जौलपुर ब्रॉड गेज। अगर नहीं देंगे आप तो हमने कहा ये जो पुलिया है रेल लाइन पे सब में डायनामिट लगा के मैं उड़ा दूंगा। अच्छा, ऐसे सामने बैठ के ऐसे बिल्कुल सीधे धमकी दे दिया, सीधे धमकी, सीधे ऐसे सामने बैठ के, आमने सामने ना, दूर से नहीं, फोन पे नहीं, ऐसे सामने बिल्कुल ऐसे ही जी। मैंने कहा मैं उड़ा दूंगा डायनामिट लगा के। मेरे बालाघाट जिले की जनता इतनी सस्ती नहीं है कि बार बार मरते रहें, है ना, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। हमको जौलपुर भी जाना पड़ेगा, हम बस से चल जाएंगे जी, मगर रेल तो मैं उड़ा दूंगा, पुलिया उड़ा दूंगा वैसा। एकदम घबरा गया वो। तो एक और बनारस के एक थे, उनके बहुत ही सीनियर थे वो। हमने कहा हमको समझाने की सब जरूरत नहीं है जी, आप समझिए बात हमारी, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। तो बोला कि देश की संपत्ति है, इसको आप तोड़ देने बोल रहे हैं, डायनामिट लगा के उड़ा देने बोल रहे हैं। तो हमने कहा जाट साहब ये बताओ, जब 75 में जब इमरजेंसी लगी थी 26 जून को जी, और उसके बाद आपने बड़ौदा में डायनामिट लगा के उड़ा दिया था, डायनामिट लगा दिया था, उसी में वो गिरफ्तार हुए थे ना जी। तो मैंने कहा बड़ौदा कहाँ था उस वक्त, पाकिस्तान में था क्या? मैंने उनसे सवाल कर दिया। अच्छा, अभी तो ये बोल रहे देश की संपत्ति है, हम जब बोल रहे हैं डायनामिट लगा के उड़ा देंगे, तो फिर आपने जब बड़ौदा डायनामिट लगाया था तो आप कहाँ था, वो पाकिस्तान में था क्या बड़ौदा?
मैंने कहा बजट में मुझे चाहिए हर हालत में, तो मैं लगाऊंगा ही डायनामाइट में, छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तो घबरा गए। फिर उन्होंने बजट के लिए सिफारिश की जी अगर वो सरकार नहीं गिरती ना जी बीपी सिंह की, तो उसी साल काम हो जाता पक्का। 2 साल मेरे बराट भी बना देता मैं पक्का, लेकिन गिरेगी सरकार। बजट लेटर चला गया। किसी ने आज तक के, समझे ना, आज तक के किसी ने उस तारीख तक किसी ने रेल के लिए कभी कुछ लेटर नहीं लिखा था। किसी भी सांसद, किसी ने भी सांसद ने कभी रेल की बात ही नहीं की थी कभी। पहली बार हमने बात की थी जी। बजट में आ गया। उसके बाद फिर वो 2 बार तो मैं रेल लाइन के लिए आंदोलन कर ही था। 2 बार जेल गए ना हम, सेंट्रल जेल जौलपुर, अच्छा गिरफ्तार। एक बार लामटा से गए थे, एक बार हम गए थे कुम्हारी गांव से, लोग भी थे रेल ब्रॉडगेज के लिए। तो कुछ लोग बोलते थे कंकर मुजाहिद तो ऐसे ही करते रहता, वैसे ही करते रहता, ब्रॉडगेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ से फायदा है क्या? ये है रेल में का, रेल फायदे के लिए नहीं होती है, रेल जनता की सुविधा के लिए होती है। फायदे के नहीं कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मतलब थोड़ी है, सुविधा मिलना चाहिए। और उसके कारण रेल लाइन बनी बालाघाट में। हालांकि तब तक हम हट गए थे, MP नहीं बन पाए थे लोग, चाहे कोई भी श्रेय ले रहे, लेकिन हमने शुरुआत की उसका हमने स्टार्ट तो हम ही नहीं किया ना ब्रॉडगेज का, तब ब्रॉडगेज बन पाया जौलपुर तक का। किसी की देर नहीं हो। कोई एक भी बार जेल गया कि बालाघाट का कोई नेता MP कोई MLA गया कि उसके लिए ब्रॉडगेज किसी ने उठाया क्या आवाज़? कभी किसी ने उठाया, हम ही ने उठाया। और प्रमाण इस बात का कि हम जेल भी गए हैं। और ये रेलवे कोर्ट में केस चला हमारा, रेलवे कोर्ट से हमको चेतावनी दी गई, जेल में बंद रहे 10-10 दिन, 15-15 दिन। जी। फिर रेलवे कोर्ट ने बोला कि अब दोबारा नहीं करना आप। हाँ, मैंने कहा नहीं करेंगे, खत्म। हाल ही में अभी आपने एक 100 करोड़ रुपए के चावल घोटाले को उजागर किया, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? देखिए, जनता में मेरे बहुत सारे लोग हैं जी, है ना, जो बिल्कुल गलत काम जो भी हो रहा है उसकी जानकारी देते हैं। मैं उनका सोर्स का तो कभी बता नहीं सकता किसी को भी, हाँ है ना, बिल्कुल बताना भी नहीं हाँ, चाहिए। कभी नहीं बता सकता मैं। हाँ तो उन्होंने जानकारी दी मुझे, जी, मैंने कलेक्टर को फ़ोन लगाया तुरंत। हाँ और मैं कलेक्टर को इस बात के लिए ज़रूर बोलूँगा कि बहुत बढ़िया काम किया, तारीफ़ के काबिल। जी, मैंने फ़ोन किया और कलेक्टर ने तुरंत अपने अधिकारी को बोल के, मैंने नंबर सही दिया था, ये नंबर है, ये नंबर है, ये यहाँ से जाएगा, रूट तक मैंने बताया था ना। और 2 ट्रक गए हैं इसके पहले, वो भी बताया था, उनके भी नंबर दे दिया था मैंने। जी, मैंने कहा वो संचेती राइस मिल जेल 12 से लालबरा रोड पर, वहाँ जाएगा ये, वहाँ पकड़िए इसको आप। पकड़ा दिया उसने। अच्छा, तो उसके पकड़ने के बाद फिर सारा पुल खुल गया, फिर एक के बाद फिर ढेर भर फूल गया। तो ये 100 करोड़ का नहीं, अभी ज़्यादा बढ़ गया ये। अच्छा, अब इसमें चावल के साथ धान का भी घोटाला है, अच्छा, है ना। एथनॉल वाला कुछ? हाँ, एथेनॉल वाला, एथेनॉल के है ना, एथेनॉल के नाम से ही वो चावल जा रहा था, अच्छा, जा रहा था एथेनॉल के नाम से, और नया चावल जा रहा था। जी, एथेनॉल के लिए देना उनको पुराना चावल जो खराब हो गया, जो आदमी के खाने के लायक नहीं है, वो जाना चाहिए। एकदम नया चावल दे रहे थे। एथेनॉल के नाम से चावल निकाला, दे दी व्यापारी को। एथेनॉल में गया ही नहीं, जी, व्यापारी के पास चला गया। अब व्यापारी ने क्या, व्यापारी ने जो मिलिंग के लिए धान ली, जी, मिलिंग के लिए धान ली ना व्यापारी ने, क्या मिलिंग करके देंगे, तो उन्हें क्या किया, वो धान को मिलिंग नहीं किया, है ना। उसी चावल को बोल दिया कि हमने मिलिंग कर दी, फिर वापस उसी को FCI को भेज दिया उन्होंने। FCI से चावल आया एथेनॉल के नाम से, व्यापारी के पास आ गया, और व्यापारी ने उसी चावल को भेज दिया फिर कहाँ, वापस FCI को। और जो धान जो थी, धान को बेच दिया। अच्छा, धान को बेच दिया उसना प्लांट को। तो उसना प्लांट वाले को धान को बेच दिया, उसका भी पैसा ले लिया, चावल का भी पैसे ले लिया। क्या, तो 2 घोटाले किया ना उसने। जी, तो ये काम किया उसने। तो ये घोटाला, धान का भी घोटाला है, चावल का भी घोटाला है। तो ये अब 100 करोड़ का नहीं रहा ये, अब ये मतलब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला हो गया। अभी शुरू में था 100 करोड़ का, अभी 1000 करोड़ से ज़्यादा घोटाला हो गया। और इसमें बड़े बड़े BJP के राइस मिलर इसमें शामिल है। और इसमें बालाघाट की पुलिस जो है, जो SIT बनाई है, वो उस मामले को SP जो है इसको दबा रहा है। अच्छा, रोज बोलता है कि अभी वहाँ तक पहुँच गए, उसके पास पहुँच गए, अब 5 मिनट के नाम आ गया, 10 मिनट के नाम आ रहे, पकड़ किसी को नहीं रहा हो। जब तुम्हारे पास नाम आ गए, तुमने देख लिया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 3 तारीख को पकड़ाया था हमने, जी, 1 महीने ज़्यादा हो गया। 3 जून की बात थी, अब ये 5 जुलाई आ गई। फिर अभी भी बोल रहे हैं, अभी 5 लोग और मिल गए, इसको और सर्च कर लिया, इसको सर्च कर लिया। क्या सर्च कर रहे हो आप, क्या सर्च कर रहे हो आप? SIT बनाई हुई है आपने, करीब 100 लोगों की पुलिस की टीम लगाई हुई है, क्या कर रहे हो? सर्च नहीं कर रहे आप। पकड़ क्यों रहे फिर उनको, मिलर्स को? पकड़ते तो हम तारीफ करते SP की भी, एक को भी नहीं पकड़ के इसको रहा, चपरासी को, बाबू को, हैं, प्रतिनिधि को। साला मालिक को पकड़ो, मालिक को, तुम मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहे आप? एक भी मालिक ने पकड़ा अभी तक के, कहीं के छोड़ दिए उस दिन आप।
उस दिन पकड़ते उसको, पूछते ले जा करके और कौन कौन सा मिला क्या, वो सब बता, सबके नाम बता देता वो तो। जी जी। रिमांड लेके सबको होता है। तो उसको क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? उसको भी छोड़ दिया, उसके बेटे को भी, सौरभ संचिति को छोड़ दिया, गंभीर संचिति को छोड़, दोनों को पकड़ देना आप, वो सबका नाम बता देते पूरा। उसमें मेन जो बीजेपी के लोग शामिल है इसमें, और बीजेपी के लोगों में एक जो हर्ष इंडस्ट्री करके जो है राजकुमार कावरे, जिसका भाई है रामकिशोर कावरे जो मंत्री रहा हुआ है, अच्छा, वो मेन इसका सरगना है। सरगना। हाँ, तो उसके यहाँ भी चावल गया हुआ है, अच्छा, है ना, उसके यहाँ भी चावल गया है, और बड़े पैमाने पे गया चावल। क्यों नहीं पकड़ रहे इसको? तो इस मामले को भी हम बहुत ऊपर उठाएंगे, भोपाल से लेकर दिल्ली तक है। ये मामला छोटा नहीं है। गरीबों के जो हक का अनाज जो है, उनको राशन का, उस पर डाका मार रहे हैं ना ये सीधे सीधे, उसको लूट रहे हैं, उस पर डाका मार रहे हैं ना उनको चावल मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा। उजारा कहाँ? एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या होता है? एथेनॉल का मतलब शराब, दारू। सर दारू बनाने, किसान के दारू बनाने के लिए अनाज पैदा कर रहा है क्या? अरे किसान जो अनाज पैदा करता है आदमी के पेट भरने के लिए, इंसान के पेट भरने के लिए। जी। पक्षी है, पशु है, इनको पेट भरे, इनको खाने मिले, इंसान को मिले। तुम साले दारू बनवा रहे हो। 3 किलो चावल में 1 लीटर दारू, दारू के लिए। ये क्या तरीका, ये क्या सरकार कर रही है मोदी सरकार? शर्माती सरकार कुछ? इतनी मेहनत कर रहा है किसान बेचारा, लड़ रहा है बिल्कुल एकदम पानी में, बरसात में, बिजली में, गर्मी में, ठंड में, और उसके तुम दारू बना रहे हो। और आदमी भूखा है। 80 करोड़ लोगों को तो आपको मालूम है, 80 करोड़ लोगों को तो मोदी बोल रहा है 5 किलो राशन दे रहा है। 80 करोड़ लोग, मतलब उनको राशन की जरूरत है ना, तो दारू क्यों बना रहे हैं आप? सर आप अक्सर एसपी आदित्य मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, आखिर क्या वजह है, जबकि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में काफ़ी ऐसी चर्चा है। चर्चा जो वो गलत चर्चा, उनके कुछ लोग ये चर्चा चला रहे हैं जी, है ना। आदित्य मिश्रा जो है बिल्कुल एसपी के पद पे रहने के लायक नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली जो है बिल्कुल ही खराब है जी। लगता नहीं कोई एसपी है। भी देखो, जो काम करना वो काम नहीं कर रहे हैं। बालाघाट जिले की लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब है, कानून व्यवस्था पूरी खराब है। अभी मोगांव नांदी में 1 साल लगभग हो गया है ना जी। उसके अपराधी नहीं पकड़े गए। पत्नी को और पति को एक कमरे में घुस करके उसकी हत्या कर दी गई। ये वहाँ पे गए भी थे। अच्छा। और कहा कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़ लेंगे। 1 साल हो गया, अब जल्दी और कितनी जल्दी, कितनी देरी लगाएंगे? अब जल्दी की क्या बात, क्यों नहीं पकड़ रहे उसको आप? क्यों नहीं बोल रहे उसके ऊपर आप? उनके एसडीओपी ने बोल दिया था कि हम 3 दिन में इसको उजागर कर दें किसने हत्या की है। अच्छा। और नहीं कर पाया कटंगी का एसडीओपी। इसका मतलब आदित्य मिश्रा एसपी ने उनको दबाव डाल दिया, इसको मत उजागर करो। आदित्य मिश्रा को पता है कि इसमें हत्यारा कौन है। अच्छा। दबा रखा है 1 साल से। थाने के पास, कटंगी थाने से 10 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत दूरी पर नहीं है जी। 10 किलोमीटर पे दूरी पर। सोचे आप, जहाँ एसपी भी गया तब भी नहीं पकड़ा गया अपराधी। एक बात। दूसरी बात, ये आपका वारी जो है ना, लांजी का वारी के मंदिर में भी एक आदमी को, एक महिला को मार डाला, हत्या कर दी उसकी। जी। उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसको भी आप। मंदिर के पीछे बॉडी मिल रही है महिला की, वीर आदमी की। बोल रहे गवाह नहीं है, वहां को गवाह मिलेगा क्या आपको? आप अपने आप सोचो ना यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ करके। मंदिर के पास में कैसे हत्या हो गई? जी। उसको दबा रहे हैं। आपका ये यहाँ नारायण बच्चे, वो मारा गया बेचारा, कोचिंग क्लास चलाने वाला था, नदी में मिला, यहाँ से पास ही मिला जी। 2 किलोमीटर की दूरी पर। उसको नहीं पकड़ पा रहे हत्यारों को आप। तो फिर क्या क्या कानून व्यवस्था, किसी के जीवन है क्या सुरक्षित? लॉ एंड ऑर्डर जिले का बहुत खराब है। मालखाना यहाँ देखो, यहाँ से जहाँ पे हम बैठे, यहाँ से एकदम कदम पे है ना पुलिस थाना जी। कोतवाली। एक क्रॉस की मतलब कोतवाली आ गया। साला 55 लाख रुपए मालखाने से गायब हो गया, चोरी हो गया। चोरी गायब मतलब चोरी हो गया। एसपी के लिए कितनी शर्म की बात है, बताओ आप। सही बात है। उनके जिले में, आपका जिले में, आपका ऑफिस या बाजू में है, आपका घर बाजू में है, या थाने पास में है, अब वहां से मालखाने से चोरी हो रहा है, आपको पता ही चल रहा। आप क्या क्या एसपी यार, अब एसपी किस बात के लिए हो? हम उजागर कर रहे हैं उसको, तब बोल रहा है कि हमने FIR लिख ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, सब पर हमने उजागर किया। वो चुपचाप दबा रहा था मामले को। अच्छा। है ना। इसका प्रमाण हमारे पास, 27 तारीख को देखिए, 27 तारीख महिला आती है कि हमारा पैसा यहाँ पे रखा है कोर्ट में। कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया, थाने में पैसा रखा, इनको वापस किया, नहीं किया उसको वापस।
अच्छा। तो मालूम पड़ गया ना आपको, मालखाने से पैसे नहीं, मालखाने में पैसे नहीं करके। फिर वहाँ के प्रभारी ने जो है, मालखाना प्रभारी ने फांसी लगा ली मालखाने में ही, थाने के अंदर। तब भी मालूम पड़ गया कि पैसा गायब हुआ, चोरी हुआ है। क्यों नहीं कर रहे FIR आप? जब हम चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हम 14 तारीख को हल्ला कर रहे हैं, 12 को FIR लिखना बता रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? 14 को। तो 14 को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करो आप? 12 को क्यों नहीं करती प्रेस कॉन्फ्रेंस आप? अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं हल्ला करते तो और दबा रहा था मामले को, उजागर ही नहीं कर रहा था। तो मतलब SP का इसमें हाथ है ना। और मालखाने की चोरी में ये समझ लो कि SP के पूरा उत्तरदायित्व है, मगर सरकार इसको बचा रही है। इस पर FIR होनी चाहिए SP के ऊपर में, सब अभियुक्त बनना चाहिए। बड़ा मामला है जी। हिंदुस्तान में मालखाने से चोरी नहीं हुआ कहीं पे भी अभी। तो SP के पद पे रहने के लायक है? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को। कैसे आदमी को SP रखा है आपने? क्या आपकी सरकार की क्या 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 संदेश जा रहा है? क्यों नहीं हटा रहा आप इसको? हटाओ इसको यहाँ से, दूसरे SP को लेकर आओ। आपने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कथित जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए हैं, आखिर क्या मामला है? देखो, मुख्यमंत्री जो है अभी समझो 2.5 साल हुए। 2.5 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार का एक सीमा जो होती है उसको पार कर दिया जी। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती, मतलब भ्रष्टाचार में एक बहुत बड़ी लंबी लाइन खींच दी है। मतलब जी। परिवार के नाम से इनके भतीजे, भाई, पत्नी और जो भी इनके रिश्तेदार, सबके नाम से जमीन कर दी उन्होंने भी, था। और लगभग 300 एकड़ जमीन इन्होंने खरीद ली। कहाँ से पैसा आ गया फिर? इतना पैसा कहाँ से आया? इसका जवाब दो आप जरा। शोभा नहीं रहता है मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहने वाले व्यक्ति को। भूमाफिया हुआ। और वैसी उसकी वही हालत अभी बालाघाट में हुआ कि ये सम्राट सिंह सरस्वार अभी है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसने लोकसभा का टिकट कांग्रेस से लेकर लड़ा चुनाव, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था चुनाव, है ना। इनके पिता अशोक सरस्वार पूर्व विधायक बालाघाट के 2 बार जी। अब इनके जो मामा थे, अशोक सरस्वार के मामा जी। राणा हनुमान सिंह, उनको बोलते दानवीर। पर क्या दानवीर कर दिया? क्या दान कर दिया भाई उन्होंने? ये तिरोड़ी जो यहाँ तहसील है कटंगी का, सिवनी के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ पे 220 एकड़ जमीन सरकारी, तालाब की जमीन 138 एकड़, फिर बड़े झाड़ के जंगल की जमीन जी। और ऐसी जमीन मिला करके कुल होती 220 एकड़। तालाब को पूर डाला, आधा तालाब तो बंद ही कर दिया उन्होंने। 40-50 एकड़ के तालाब को पूर दिया, वहाँ प्लाटिंग करेंगे, वहाँ बेचेंगे। अब वो सरकारी जमीन है 1914 अंग्रेजों के जमाने में, वो सरकारी जमीन है, रिकॉर्ड मेरे पास है, सब कागज मेरे पास है उसके जी। वो जमीन कैसे आपके नाम पे आ गई? सरकारी जमीन पहले इन्हें अपने मामा के नाम से कर लिया, फिर वारिस के रूप में इन्हें रख लिया। तो ये असली में दानवीर लोग नहीं है। बहुत बड़ी उसमें हेराफेरी की है, सम्राट सिंह ने भी की है, उनके पिता अशोक सरस्वार ने भी किया है। अब वो राणा हनुमान सिंह की तो उनकी मृत्यु हो गई है ना, तो उनकी जमीन को इन्होंने भी कर रखा है। तो बहुत बड़ा मामला है। वहाँ की पंचायत ने इसकी शिकायत की है, पंचायत ने मामला उठाया है, सरपंच वहाँ पे BJP के सरपंच है, उससे मामला उठाया है। तो सरकार को फिर संज्ञान लेना चाहिए इसको। हम शिकायत करेंगे इसकी कि पूरी जमीन जनता की वापस हो। वो जो तालाब की जमीन है वहाँ से आपासी होती थी किसानों को, 190 एकड़ किसान को सिंचाई होती थी। अच्छा। 190 एकड़ की कृषि भूमि में किसानों की तो उसको सिंचाई होती थी, वो पूरा बंद कर दिया। वहाँ सिंगाड़े लगाते थे, मछली पालते थे और कोई काम करते थे, सब खत्म है। हम कल देख के आए वहाँ पे जाकर खुद मौके पे। जी जी जी, हमने देखा ना सोशल मीडिया में आपने हाँ। इसका खुलासा किया। तो बहुत बड़ा मामला है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर इनको हटाना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी अगर BJP से लड़ना चाहती है उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो पहले तो अपने यहाँ का भ्रष्टाचार का कचरा साफ करो। इसको हटाओ, सम्राट सिंह को हटाओ, पद से भी हटाओ, पार्टी से भी निकालो इनको बाहर। और मध्यप्रदेश सरकार जो राजस्व मंत्री इस पे जो है, मध्यप्रदेश सरकार इनकी जमीन वापस करे सरकार को, सही। और इन पे FIR दर्ज करे, इन पे इनको जेल भेजे। 1000 करोड़ की जमीन है वो, कम से कम 1000 करोड़ की जमीन, 220 एकड़। एक जमीन इन्हें दान नहीं दी है। राणा हनुमान सिंह को हम जानते हैं, कोई दान वान नहीं दिए। दान देने वाले बालाघाट में सिर्फ 3 लोग हैं जो सही में दान दिया है। सबसे पहले है मुन्ना साहब, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिया है, अपनी जमीन भी दी है, बना के भी दिया है। जिन्होंने ये वाटर फिल्टर प्लांट जो पानी मिलता है बालाघाट जनता को, वो भी दिया उन्होंने। स्टेडियम ग्राउंड जो हमारे पीछे में बाजू में, वो मुन्ना साहब की जमीन पे है स्टेडियम ग्राउंड। ये 3 चीज़ें दी उन्हें बालाघाट में, उनका नाम होना चाहिए ना। वो दानवीर है, उनको कोई दानवीर ही नहीं बोला दान। उसके बाद त्रिवेदी जो है
JST कॉलेज जो चलते हैं जटाशंकर त्रिवेदी, उनका नाम मान वो दानवीर है। उन्हें कॉलेज के लिए भूमि दी है 5-6 एकड़, बहुत कीमती भूमि है वो। आप 50 करोड़ की होगी कम से कम, बिल्डिंग अलग है, उनको नाम देना चाहिए। कोई नाम ही ले रहा उनका। एक रामा बापू नगपुरे है, ये तालाब जो है ना यहाँ पे दिखता है ना तालाब, मोती तालाब, ये पूरा 52 एकड़ का तालाब दिया था उन्होंने, पूरा 52 एकड़। सोचो कितने का होगा अभी, अगर आज की कीमत लगाएं सिटी में है तो भी अरबों रुपए में आ गया, अरबों खरबों में आ गया। ध्यान दिया उनकी मूर्ति नहीं, उनकी मूर्ति लगा दी इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। तो मूर्ति ऐसी जगह लगाई, आप देखना जरा जाके, पास में ही कोई दिखा देगा आपको। एक तरफ लेडीज का पेशाब घर है, टॉयलेट है, एक तरफ जेंट्स का टॉयलेट है, पेशाब घर है, बीच में मूर्ति है। ऐसा कोई लगाता है? उनका अपमान कर दिया, अपमान ही है, अपमान कर। बताओ, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे टॉयलेट, बीच में मूर्ति, ऐसे लगाता है कोई? जानबूझ के किया ना अपमान करने के लिए, बिल्कुल है। जमीन, बहुत जगह जमीन, तो उनको अलग मूर्ति लगाना था। टॉयलेट बना दी, कोई बात नहीं, टॉयलेट लगाओ जहाँ बनाना है, मगर मूर्ति अलग लगाना, वो बीच में क्यों बना के लगा रहे हैं? नजदीक में देखो आप अभी, ठीक है, उनको अपमान कर दिया। तो दानवीर ये लोग हैं बालाघाट जिले के। रेत ठेकेदार के खिलाफ आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिसको देखकर आपको लगा कि बालाघाट जिले में बड़ा खेल चल रहा है, और इस खेल में कौन कौन शामिल हैं? एक इस खेल में जो है, एक तो राजेश पाठक नाम का सबसे बड़ा रेत माफिया बालाघाट में जी, जो उत्तर प्रदेश बांदा से आया हुआ है जी, है ना। और उसने ही नदियों को बर्बाद करना शुरू किया सबसे पहले। आज वैनगंगा नदी हमारे लिए जीवन दायिनी है, और हम उसको माँ वैनगंगा बोलते हैं, है ना। उसको उसके सीने को छलनी कर दिया पूरा, नोट डाला। अभी बरसात है तो अभी तो पानी दब गया है जी, बहुत बुरी हालत है, नदी मर रही है, असली में ख़त्म कर दी। रेत जो है, कोई भी नदी, किसी भी नदी का आभूषण होता है वो। ये नदी में रेत दिखती तो लगता है बहुत बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, या पानी भरा रहता है तब अच्छा लगता है। पानी खत्म हो, रेत से अच्छी लगती नदी जी। भाई अपना इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा इस्तेमाल थोड़ी कि यहाँ से बम्बई जा रही रेत, माल गाड़ी में यहाँ से बॉम्बे रेत गई, बॉम्बे त्रिवेदी से बालाघाट से भयंकर यहाँ का रेत चोरी हुआ है। नदी बर्बाद है, पानी नीचे चला गया है, हैंडपम्प का पानी नीचे चला गया, कुएं का पानी नीचे चला गया, खेती के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इनको सपोर्ट है, ये बीजेपी के खास कार्यकर्ता है, और बीजेपी के नेताओं का सपोर्ट पूरा यहाँ पे है, MP का है, MLA का, सबका सपोर्ट है इनको यहाँ। राजा लीला लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं इसके लिए, बस खत्म, कोई नहीं बोलता इसके बाद। तो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का रेत। और सीनी में भी वही है, इसी का चलता, सीनी में भी सब रेत माफिया, राजेश पाठक ही वहाँ तक है। अंधाधुंध चोरी है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। माइनिंग अधिकारी जो मिल गई है, अच्छा, इसके पहले माइनिंग अधिकारी जो भी आते वो भी सब मिले ही रहते थे, अभी भी वही हालत है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो बहुत गंभीर समस्या है बालाघाट जिले के, सिवनी जिले के लिए। वैनगंगा नदी का रेत को दोहन कर दिया पूरा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो इस पर कोई आज तक जेल ही नहीं गया। हजारों करोड़ की रेत चोरी कर चुका, हजारों चोरी, ठेका लेके निकाल रहा है, बेच रहा है, उससे कुछ नहीं कहना हमको। अवैध जो उत्खनन है, अवैध भंडारण, अवैध उत्खनन, अवैध प्रबंधन, इस पे सवाल है। पहले रेत का ठेका जो हुआ करता था जी, वो अलग अलग घाट का अलग अलग ठेकेदार को होता था जी, बिल्कुल। उससे ये होता था कि रेत की चोरी कम होती थी, बहुत कम होती चोरी जी। जैसे कोई दूसरा ठेकेदार है वो चोरी कर रहा है, तो ये दूसरा ठेकेदार वो बता देगा कि वो चोरी कर रहा है, वहाँ से अवैध कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है जी। अब वो एक ही ठेकेदार ने ठेका ले लिया, तब कौन शिकायत करे, किसको शिकायत करेगा वो, किसको करेगा, सही बात है ना। तो रेत तो लूट रही है। और ये नीति जो बदला किसने है, कमलनाथ सरकार ने, एक कांग्रेस सरकार ने बदला नीति है। अच्छा, ये जब 16 महीने की सरकार बनी थी ना, तब इन्हें बदलाव किया है। कमलनाथ सरकार ने बहुत खराब भी काम किए इसने, बहुत खराब काम किए। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनवा दी इन्होंने, प्राइवेट कॉलेज खोल दिए पैसे ले करके, धड़ाधड़ ये सब काम किया इन्होंने। वैसे देखा जाए तो 2018 से पहले हमने बालाघाट जिले हो चाहे सिवनी जिले हो, हमने रेत के पहाड़ नहीं देखे, नहीं कभी नहीं देखे, नहीं दिखते थे। लेकिन आजकल आप जाओगे तो शहर को रेत के पहाड़ों ने घेर लिए। इतना अधिक अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नदी का एक आंदोलन चलाना चाहिए जनता को, आम जनता को मिलकर, नदी बचाओ आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन, ये तभी बच पाएगी। सरकार नहीं बचा सकती, सरकार तो निकम्मी है, बेईमान है, चोरी करा रही है, पैसा होना इनको बस खत्म। अंधाधुंध चोरी हो रही नदी की, अंधाधुंध, बहुत बेदशा है नदी की। ये थे बालाघाट जिले के 3 बार के विधायक, 1 बार के निर्दलीय सांसद, बालाघाट की आवाज, क्रांतिकारी नेता कंकर मंजारे जी, जिनसे हमने
उनकी इस राजनीतिक यात्रा, बालाघाट में हुए जो थाना कांड में आगजनी हुई थी, किस कारण हुई थी, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की है और उनने भी बेबाक तरीके से इन सारे सवालों का जवाब दिया। आपसे बात करके बाबूजी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।